जातियों का दबदबा, चुनावी रण। ये बात 1990 के दशक की है। बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासन शुरू हो चुका था। एक नारा गूंज रहा था प्रदेश में, भूरा बाल साफ करो। यह नारा लालू प्रसाद यादव का था। भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कायस्थ। ये वो 4 सवर्ण जातियां हैं जिनका बिहार की राजनीति और समाज पर दशकों से दबदबा था। लालू प्रसाद यादव के दौर में पिछड़ी जातियों ने समेकित रूप से सवर्णों के वर्चस्व को जमीनी चुनौती पेश की। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की इस लड़ाई में जो जाति लाठी की ताकत में कमजोर हुई, वो धीरे धीरे राजनीति से बेदखल हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश मेरी जाति। हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में कायस्थ जाति की भूमिका के बारे में। इस जाति ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी इसी जाति से थे। संयुक्त बिहार के चौथे और 5वें मुख्यमंत्री इसी जाति से हुए। लेकिन आज वही कायस्थ बिहार की सियासत में हाशिए पर है। ये कैसे हुआ? कैसे कलम की उपासना करने वाली ये जाति बिहार की राजनीति से बेदखल हो गई? जिस समाज के नेताओं ने प्रदेश के नामाकरण में अपनी भूमिका निभाई, जिसने गुलामी के दौर में प्रदेश को राजनीतिक रूप से एक्टिव किया, जिस जाति को कभी बिहार का एलिट क्लास माना जाता था, वो आज राजनीतिक रूप से निष्क्रिय क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा की काया से जन्म लेने के कारण जाति का नाम कायस्थ पड़ा। कलम और दवात के साथ ब्रह्मा के काम में सहयोगी इस कुल के देवता चित्रगुप्त हुए। यही कलम दवात इस जाति की पहचान बन गई। पौराणिक कथा के अनुसार इनका काम है मनुष्य के कामों का लेखा जोखा रखना। पौराणिक कहानियों से अलग गुप्तकालीन अभिलेख में इस जाति का नाम आता है। चर्चा है कि लिखने, पढ़ने और हिसाब किताब में कायस्थ जाति के लोग माहिर होते हैं। गुप्त काल के पुराने शिलालेखों पर कायस्थ शब्द एक बड़े पद का प्रतीक है। प्रथम कायस्थ शब्द का प्रयोग मुख्य अधिकारी के लिए मिलता है। कायस्थ वर्ण व्यवस्था में कहां पर हैं, यह एक पेचीदा सवाल है। पुराणों में कहा गया है कि चित्रगुप्त ब्रह्मा के पुत्र हैं। इस तर्क के हिसाब से उन्हें ब्राह्मणों के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं स्कंद पुराण में एक कहानी है कि परशुराम जब क्षत्रियों का नरसंहार कर रहे थे, तब राजा चंद्रसेन की गर्भवती पत्नी ने एक ऋषि के यहां शरण ली। ऋषि ने बच्चे को बचाने के लिए परशुराम से वचन लिया कि यह बालक और इसके वंशज आगे चलकर शस्त्र नहीं बल्कि कलम उठाएंगे। इस तरह उन्हें क्षत्रिय भी माना गया, लेकिन ऐसे क्षत्रिय जिनका धर्म लिखना पढ़ना था। इस्लाम के आवर्जन के बाद राजकाज की भाषा फारसी हो गई। कायस्थों ने बड़ी फुर्ती से फारसी सीख ली। बादशाहों के मुंशी, कानूनगो और दीवान बन गए। भारतीय पॉलिटिक्स पर कई किताब लिखने वाले अमेरिकी राजनीति शास्त्री पॉल ब्रॉस की किताब लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया में 1840 के दशक का एक दिलचस्प आंकड़ा देते हैं। आगरा के स्कूलों में जहां दूसरे हिंदू छात्र हिंदी पढ़ रहे थे, वहीं कायस्थ छात्र लगभग पूरी तरह से फारसी चुन रहे थे। गौरतलब है कि किसी भी जाति के उत्थान में शिक्षा और प्रयुक्त भाषा की भूमिका खासी होती है। कायस्थ, इनको बिहार में लाला भी कहा जाता है। शिक्षा पर, खासकर शासकीय कार्य पर इस जाति की पकड़ इतनी मजबूत होती चली गई कि मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक उत्तर भारत के प्रशासनिक कामकाज की एक और अहम लिपि का उदय हुआ। नाम था कैथी, जिसे कायथी या कायस्थी भी कहा जाता है। कैथी यह देवनागरी, फारसी और स्थानीय बोलियों का एक मिलाजुला, तेज गति से लिखे जाने वाली लिपि या भाषा थी। रोज के हिसाब किताब, चिट्ठी पत्री और सरकारी काम इसी में होते थे। 1950 के दशक तक बिहार की अदालतों में इस लिपि का इस्तेमाल होता था। आज भी बिहार की अदालतों में पुराने जमीनी दस्तावेज कैथी में ही मिलते हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए माहिर लोगों की जरूरत पड़ती है। इस लिपि पर पकड़ ने कायस्थों को प्रशासन और कानून की दुनिया का एक अहम हिस्सा बना दिया। अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल कायस्थ थे, जिन्हें दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था के लिए जाना जाता है।
इसमें पिछले 10 साल की औसत पैदावार और औसत बाजार भाव के आधार पर लगान नकद में तय कर दिया। इससे किसान और सल्तनत दोनों को पता होता था कि कितना लगान देना है और कितनी आमदनी होगी। इस पूरी विशाल व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी कायस्थों के मजबूत कंधों पर थी। उनकी सेवाओं से खुश होकर बादशाह उन्हें जागीरें, जमींदारियां इनाम में देता। इस तरह वे प्रशासक के साथ साथ ताकतवर जमींदार वर्ग का भी हिस्सा हो गए। अंग्रेजों के समय में कायस्थ जाति की स्थिति समझने के लिए बिहार के जनेऊ आंदोलन को जानना बेहद जरूरी है। बिहार में आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जनेऊ आंदोलन की शुरुआत की गई। उन्होंने कायस्थ जाति से आने वाले माधोलाल को जनेऊ पहनाकर 1879 में जनेऊ आंदोलन को शुरू किया। ब्रिटिश काल में कायस्थों की पहचान का मुद्दा कई बार उठा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाली कायस्थों को शूद्र माना। वहीं संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश, उन्हें द्विज यानी ट्वाइस वर्ण का दर्जा दिया। इस पहचान में समय के साथ बदलाव आया। 19वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में कायस्थों ने अपनी शिक्षा और आर्थिक तरक्की के दम पर शूद्र की श्रेणी से निकलकर अपर कास्ट का दर्जा हासिल कर लिया था। 1901 की जनगणना में उन्हें द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न माना गया। अंग्रेजी शिक्षा के कारण अंग्रेजों के दौर में कुलीन समाज का हिस्सा बन चुकी इस जाति की पहचान उसके काम से थी। कायस्थ समुदाय ने बदलते वक्त के साथ खुद को ढाला। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए तो सरकारी कामकाज की भाषा बदल गई। अब दौर अंग्रेजी का था। कायस्थों ने मौका देखा और बच्चों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। जब ब्रितानी हुकूमत को राज चलाने के लिए पढ़े लिखे बाबू चाहिए थी तो कायस्थ उन्हें पहले से तैयार मिले। कचहरी में वकील, जज, कलेक्टरी में क्लर्क और अफसर, हर जगह कायस्थ थे। इंडियन सिविल सर्विस में भी उनकी संख्या उनकी आबादी के अनुपात में कहीं ज्यादा थी। इतिहासकार बीबी मिश्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि 19वीं सदी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में 59 बड़े भारतीय अफसर भर्ती हुए, जिनमें अकेले 25 कायस्थ से थे। अंग्रेजी शिक्षा और शहरी रहन सहन ने उन्हें बिहार का नया एलीट संभ्रांत क्लास बना दिया। वे प्रशासन की रीढ़ बन गए। साथ ही सत्ता की सोहबत के कारण गांव में उनकी पुरानी जमींदारी चल रही थी। इसी पढ़े लिखे तबके ने बिहार को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे बड़े नाम दिए, जिन्होंने बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाने की मुहिम छेड़ी और 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की। आजादी मिली तो दिल्ली से लेकर पटना तक कायस्थों का दबदबा कायम रहा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों कायस्थ जाति से थे। बाद में इस जाति के दो दिग्गज कृष्ण वल्लभ सहाय और महामाया प्रसाद भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अफसरशाही में तो मानो कायस्थों का एक छत्र राज था। 1950 और 60 के दशक के एक सर्वे के अनुसार बिहार की कुल कायस्थ आबादी का लगभग 6.7% हिस्सा सरकारी नौकरियों में था, जबकि ब्राह्मणों का 3.6% और राजपूतों का 3.8% से लगभग 2 गुना। कलेक्टर से लेकर बाबू तक हर जगह उनकी पकड़ थी। 1967 के बाद बिहार में पिछड़ों की राजनीति परवान चढ़ने लगी। अगड़ी जातियों के हाथ से सत्ता रेत की माफिक निकल रही थी। कायस्थों ने अब एक तरह से मान लिया कि राजनीति उनके लिए नहीं है। 1974 के छात्र आंदोलन में एक बार फिर राजनीति की कुंजी इसी जाति से आने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के हाथों चली गई। यहां से इस जाति को नई राजनीतिक ऊर्जा मिल सकती थी, लेकिन अब तक जेपी का सत्ता से मोह भंग हो चुका था। उनकी सरपरस्ती में चलने वाले आंदोलन से, जिसे जेपी मूवमेंट भी कहा जाता है, एक भी कायस्थ नेता इस कद का नहीं निकला जो देश और प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा दिखा सके। कायस्थों की सत्ता पर पकड़ ढीली होनी शुरू हो गई। 1950 के दशक में ही पहला झटका था जमींदारी उन्मूलन कानून। कायस्थों के हाथ से हजारों एकड़ जमीन चुटकी बजाते ही निकल गई। गांव में पुराना रौब भी कमजोर पड़ गया। उसी वक्त बिहार में एक और लहर उठ रही थी, पिछड़ी जातियों की राजनीतिक चेतना की लहर। इसकी नींव 1933 में ही त्रिवेणी संघ के साथ पड़ गई थी।
जो यादव, कुर्मी और कोयरी जातियों का संगठन था। इस चेतना को आवाज दी राम मनोहर लोहिया ने, जिनका नारा था पिछड़ा पावे 100 में 60। बिहार में इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने कर्पूरी ठाकुर। जब वह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म का मतलब अंग्रेजों के काल में पनपा एलीट क्लास के हाथ से शिक्षा की बादशाहत समाप्त। इस एक फैसले ने अच्छी नौकरियों पर सवर्णों, खासकर कायस्थों का कब्जा एक तरीके से समाप्त कर दिया। साल 1967 बिहार की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार हारी और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि इसके मुख्यमंत्री भी एक कायस्थ महामाया प्रसाद सिन्हा ही बने। सरकार ज्यादा दिन भी नहीं चली, लेकिन इतिहास बना गई। इसी दौर में बिहार को अपना पहला पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बीपी मंडल और पहला अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री मिला। यह कार्यकाल भले ही बहुत छोटे थे, लेकिन इन्होंने उस मिथक को तोड़ दिया कि बिहार पर हमेशा सवर्ण ही राज करेंगे। यह एक संकेत था कि अब सत्ता की चाबी सवर्णों के जेब में नहीं रहेगी। जेपी आंदोलन ने इस चिंगारी को और हवा दी। इसे लीड करने वाले जयप्रकाश नारायण खुद कायस्थ थे, लेकिन उनकी छांव में नेताओं की जो नई फौज तैयार हो रही थी वह ज्यादातर पिछड़ी जातियों से थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान। विडंबना देखिए, एक कायस्थ महापुरुष ही उन नेताओं को बड़ा कर रहा था जो आगे चलकर सवर्णों की सत्ता की चूल्हे हिलाने वाले थे। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू कर दिया। सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण कायस्थों की प्रशासनिक सत्ता पर सीधा प्रहार था। इसी उथल पुथल के बीच लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। वह मंडल के मसीहा और सवर्ण सत्ता के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे। उन्होंने बिहार की सियासत का नया गणित लिखा, MY समीकरण। मुस्लिम यादव यह एक ऐसा जोड़ था जिसे चुनाव जीतने के लिए सवर्णों का वोट नहीं चाहिए था। तो रात कायस्थ सियासी बिसात से बाहर हो गए। भूमिहारों और राजपूतों के पास जमीन की ताकत थी, संख्या बल था, वह सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन कायस्थ वे तो शहरों में बसे पढ़े लिखे लोग थे जिनकी आबादी कम थी। वोटों की इस नए खेल में उनकी कोई गिनती नहीं थी। वह किसी पार्टी के लिए वोट बैंक नहीं थे। यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव मात्र नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार शंकरसन ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में लिखते हैं, 1995 में जब लालू यादव जीते तो अपने सरकारी घर के लॉन में सड़क के गवैयों के साथ नाच रहे थे और खैनी खा रहे थे। पुराना संभ्रांत वर्ग यह देखकर बिदक गया। उनकी प्रतिक्रिया थी, एक मुख्यमंत्री सड़क के गवैयों के साथ नाच रहा है, छी, कितना सस्तापन है। बिहार में एक नए राजनीतिक और सामाजिक संस्कार की शुरुआत हो रही थी। इसका गहरा असर समाज पर पड़ रहा था। अब तक शहरों में चित्रगुप्त पूजा कायस्थों की ताकत का बड़ा प्रदर्शन होता था, लेकिन लालू के दौर में यह बस एक निजी त्योहार बनकर रह गया। पटना यूनिवर्सिटी जो कभी कायस्थों की गढ़ थी, वो अब वोट की ताकत से ढहा जा रहा था। कलम के सिपाही कायस्थ सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बन देख रहे थे। संख्या बल ही अब ताकत के एकमात्र पैमाना रह गया। कलम के सिपाही अपनी ही रियासत और सियासत में बेगाने हो रहे थे। लेकिन लालू की आंधी में इनकी जमीन बिहार में छोटी होती जा रही थी। अब बिहार से बाहर ही रोजी रोजगार और बाहर खोजना इनकी नियति बन गई। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक आज बिहार में कायस्थ आबादी सिर्फ और सिर्फ 0.60% है। नंबर्स के गेम में कायस्थ पिछड़ते चले गए। शंकरसन ठाकुर के शब्दों में बिहार की राजनीति में कायस्थ साइलेंट ऑन लुकर है, यानी मूक दर्शक। चुनावी राजनीति की बात करें तो 1 या 2 दशक पहले तक यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कद्दावर चेहरा हुआ करते थे, लेकिन आज बिहार में कायस्थों की एकमात्र मजबूत सीट पटना साहिब ही मानी जाती है। और इस संसदीय सीट पर कायस्थ एक तरफा निर्णय देने की स्थिति में भी नहीं है। यहां से रविशंकर प्रसाद जीतते हैं। बीते कुछ वर्षों में कायस्थों की राजनीतिक उपस्थिति कमजोर हुई थी, लेकिन अब इस समाज के राजनीतिक पुनर्जागरण की संभावनाएं बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र में समाज के युवाओं के बीच राजनीतिक चेतना जागी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि संख्या बल में कमजोर दिखने वाली इस जाति को क्या भाजपा, जदयू, राजद जैसी पार्टियां अपने यहां उचित सम्मान के साथ उचित मौका देगी। यह सफर सिर्फ एक जाति की हार जीत की नहीं है,
यह सफर लोकतंत्र का है, जहां संख्या के आधार पर कभी कभी अयोग्य भी उस कुर्सी पर बैठता है जहां बैठने के लिए योग्यता का एक पैमाना होना चाहिए था। सदियों तक कायस्थों ने कलम से मुगलों के फरमान लिखे, अंग्रेजों के कानून लिखे और आजाद भारत के लिए संविधान पर पहला हस्ताक्षर किया। लेकिन लोकतंत्र गिनती का खेल है। अल्लामा इकबाल के शब्दों में जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। इसका मतलब है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जहां हर व्यक्ति के मत को महत्व दिया जाता है, न कि मेरिट को। इस खास पेशकश में इतना ही। हम एक एपिसोड में, आधे घंटे के एक एपिसोड में, 20 मिनट के एक एपिसोड में किसी भी जाति के संपूर्ण इतिहास को नहीं रख सकते हैं। ये हमारा एक प्रयास है। संभव है कि इसमें कई चीजें छूट गई होंगी और कई चीजें अतिरेक भरी होंगी, और इस बात की भी संभावना है कि कुछ चीजें ऐसी लगे जो ऐसा महसूस हो जैसे कि कोई कहे कि ये तो है ही नहीं। अगर कुछ गलती रही हो तो न्यूज़ फॉर नेशन उसके लिए क्षमा चाहता है, लेकिन ये हमारा प्रयास कैसा लगा आप इसको कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।